Hello and good evening, doctors. Today's topic is atrophy. So let's start atrophy. So what is basically atrophy? आप जानते हैं कि एट्रोफी में क्या होता है। सपोज करिए कि ये कोई ऑर्गन है या कोई टिश्यू है, तो किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का साइज डिक्रीज होना एट्रोफी कहलाता है। अब ऐसा होता क्यों है? आप जानते हैं, चाहे भी ऑर्गन हो चाहे टिश्यू हो, ये अल्टीमेटली किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। तो बेसिकली एट्रोफी में क्या होता है कि ऑर्गन और टिश्यू के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं, इनका आइदर साइज डिक्रीज करता है या फिर इनका नंबर डिक्रीज करता है या फिर दोनों डिक्रीज करते हैं। तो ये ऑर्गन या टिश्यू जिन सेल से मिलकर बना होता है, उनका या तो साइज डिक्रीज करता है या नंबर डिक्रीज करता है या दोनों केसेस होते हैं। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जो ऑर्गन या टिश्यू था उसका जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एट्रोफी बोलते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली एट्रोफी? रिडक्शन इन साइज ऑफ ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल और इट्स नंबर। ओके, सो एट्रोफी आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गन या टिश्यू था हमारा, आफ्टर सम टाइम्स हमने देखा कि इसका जो साइज था वो रिड्यूस हो गया और ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ओके, और इट्स साइज। अब एट्रोफी कितने तरह की होती है और एट्रोफी क्यों होती है, ये दोनों ही हम समझेंगे कि सेल्स का जो साइज है और ये नंबर है ये क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्यों बेसिकली एट्रोफी हो रही है, और ये कितने तरह की होती है। तो एट्रोफी बेसिकली दो तरह की होती है। वन इज फिजियोलॉजिकल एट्रोफी एंड अनदर इज पैथोलॉजिकल एट्रोफी। देखिए, अगर आपके किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपकी बॉडी में डेवलपमेंट चल रहा है। तो उस डेवलपमेंट के दौरान आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑर्गन का या टिश्यू का साइज डिक्रीज हो रहा है तो वो है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। या फिर आप अपनी बॉडी के किसी ऑर्गन का या टिश्यू का कम यूज कर रहे हैं, कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस ऑर्गन में क्या हो रही है? एट्रोफी हो रही है। ठीक है, उस ऑर्गन का क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज कर रहा है। तो ये किसके अंदर काउंट होगा? फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के अंदर। यानी फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में ऑर्गन या टिश्यू का साइज डिक्रीज होता है या तो नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट की वजह से, कि नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, साइज डिक्रीज कर दो तो साइज डिक्रीज हो गया। या फिर आप किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का कम इस्तेमाल कर रहे थे, कम यूज की वजह से उसके अंदर एट्रोफी स्टार्ट हो गई, उसका साइज डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, दिस इज फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन का या टिश्यू का अगर साइज डिक्रीज करता है, किसकी वजह से? ड्यू टू एनी डिसीज और इंजरी। किसकी वजह से? किसी भी डिसीज या किसी भी इंजरी की वजह से या किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से, किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से, तो हम उस एट्रोफी को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल एट्रोफी। यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गन है या टिश्यू है उसका साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। किसकी वजह से? या तो डिसीज की वजह से, किसकी वजह से? या तो डिसीज की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से, या फिर किसी भी बॉडी के अंदर होने वाली एबनॉर्मल कंडीशन या फिर एबनॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिकल एट्रोफी बोलेंगे। तो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। चलिए फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी जो होती है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो एक बार हम इसका जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं, एट्रोफी इन थाइमस। आपकी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थाइमस। ठीक है, ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये प्यूबर्टी के बाद कह सकते हैं कि इसका जो साइज होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करने लग जाता है। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो आप जानते हैं जैसे कि आपके लंग्स हैं, सपोज करिए ये आपके लंग्स हैं और यहाँ पे आपकी एक बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नम, है ना। तो ये जो स्टर्नम बोन होती है इसके जस्ट पीछे पाया जाता है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब इस थाइमस ग्लैंड का जो साइज होता है वो रेगुलरली डिक्रीज करता है आफ्टर प्यूबर्टी। क्यों करता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टी सेल्स बननी थी वो बेसिकली चाइल्डहुड के टाइम पे बन जाती हैं, और इसके बाद टी सेल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है बनने की वो कम हो जाती है। टी सेल्स के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से डिसयूज कर सकते हैं इसको कि रिक्वायरमेंट कम हो गई तो अब जरूरत कम है, तो इसकी वजह से इस थाइमस ग्लैंड में क्या होती है? एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, इसका साइज रेगुलरली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। पहला तो ये था। एक और एग्जांपल लें हम, एट्रोफी ऑफ गोनेड्स आफ्टर मीनोपॉज। फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि ओवरी का जो साइज होता है वो श्रिंक करता है किसके बाद? मीनोपॉज के बाद। तो फीमेल्स में ओवरी का जो साइज होता है वो श्रिंक करता है मीनोपॉज के बाद। इसका रीजन ये है कि मीनोपॉज से पहले क्या था कि जो हार्मोन्स थे वो वेल फंक्शनल थे, यानी फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो फीमेल के सेक्स हार्मोन्स होते हैं इनका
सफिशिएंट अमाउंट में ये प्रेजेंट थे। ठीक है, अब इन हार्मोन्स की वजह से ओवरी में क्या हो रहा था, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था, अच्छे खासे फॉलिकल्स बन रहे थे, ओवरऑल साइज जो था वो ओवरी का वो बड़ा था, ज्यादा था। लेकिन जैसे ही मीनोपॉज आया तो इन हार्मोन्स का जो अमाउंट था वो फीमेल की बॉडी में कम हुआ और ये ओवरी पे अब कम एक्ट कर रहे हैं, तो ओवरी का जो साइज होता है वो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। ठीक है, आफ्टर मीनोपॉज। ठीक है, एक एग्जाम्पल हुआ। तीसरा, एट्रोफी ऑफ ब्रेन विद एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ब्रेन के अंदर एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ब्रेन के अंदर ब्रेन का जो साइज होता है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। आपको पता है कि ब्रेन में जो सेल्स होती हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो एक बार जो फॉर्मेशन हो गई वही सेल्स रहेंगी। अब जो आपकी नर्व सेल्स हैं वो मान लीजिए डैमेज हो रही हैं, या फिर मान लीजिए उनकी एक लाइफ स्पेन के बाद अगर उनकी डेथ हो रही है तो कोई भी न्यू न्यूरॉन्स या न्यू नर्व सेल्स नहीं बनती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, विद एज जो आपका ब्रेन जो होता है इसके अंदर एट्रोफी होती है और इसका जो साइज होता है वो क्या करता रहता है, मतलब डिक्रीज करता रहता है। अब आपने देखा होगा कि जब किसी भी बेबी का, किसी भी बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो उसके दौरान उसकी जो नोटोकॉर्ड होती है और जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है, इन दोनों का भी क्या होता है, इन दोनों के भी अंदर एट्रोफी होती है, इन दोनों का भी साइज डिक्रीज करता है। अगर मैं थायरोग्लोसल डक्ट के बारे में बात करूं तो ये थायरोग्लोसल डक्ट जो है इसका काम होता है कि ये थायराइड ग्लैंड को उसकी सुटेबल पोजीशन पे पहुंचाए, और एक बार ये जब थायराइड ग्लैंड को उसकी सुटेबल पोजीशन पे पहुंचा देती है तो इसका फंक्शन खत्म हो जाता है। तो अब ये फंक्शनलेस है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो इसलिए ये क्या होती है, इसके अंदर एट्रोफी होती है और ये डिजनरेट कर जाती है। नोटोकॉर्ड के अंदर बात करूं तो नोटोकॉर्ड के अंदर आप एट्रोफी वर्ड यूज करें ठीक है, बट मोर बेटर इज रीजनरेशन और रीडेवलपमेंट कह सकते हैं इसके लिए वर्ड, क्योंकि आपकी जो नोटोकॉर्ड होती है इसके अंदर एट्रोफी या फिर आप कह दीजिए रीजनरेशन होकर ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर नोटोकॉर्ड में एट्रोफी हो जाती है, या फिर आप कह दीजिए ज्यादा बेटर बट रीजनरेशन हो जाता है, और ये नोटोकॉर्ड जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। एक जो और एग्जाम्पल है वो है डिक्रीज इन साइज ऑफ यूट्रस दैट अकर शॉर्टली आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद जो साइज ऑफ यूट्रस होता है वो डिक्रीज होता है। आपको पता है कि नॉर्मल यूट्रस है ये क्या, मान लीजिए नॉर्मल यूट्रस है ठीक है, इसके अंदर हुई थी, इसके अंदर हुआ था हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी। जब इसके अंदर प्रेगनेंसी हुई थी, इस फीमेल के अंदर जब प्रेगनेंसी हुई थी तो इस प्रेगनेंसी के दौरान इसके अंदर हुआ था हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, जिसकी वजह से इस फीमेल के यूट्रस का जो साइज था वो इंक्रीज कर गया था, क्योंकि इसके अंदर एक बेबी को सर्वाइव करना था। अब मान लीजिए बेबी का जन्म हो गया, बेबी आउट हो गया यहाँ से, तो अब बेबी आउट हो गया तो अब क्या ये यूट्रस ऐसे कैसे ही रहेगा, इतने बड़े का बड़ा ही रहेगा, नहीं। अब इस यूट्रस में स्टार्ट होगी एट्रोफी, क्या स्टार्ट होगी, एट्रोफी स्टार्ट होगी, और ये यूट्रस का जो साइज था वो अगेन का चल जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, यूट्रस में एट्रोफी होती है ताकि यूट्रस वापस अपने नॉर्मल साइज पे चला जाए। ठीक है, अब ये कोई डिसीज तो है नहीं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट का पार्ट है, इसलिए हम इसको फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एट्रोफी ऑफ लिम्फर टिश्यू विद एज। तो जो हमने थाइमस की बात करी थी, थाइमस भी एक तरह का लिम्फर टिश्यू था। तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है जो लिम्फर टिश्यू होते हैं उनका साइज डिक्रीज करता चला जाता है, जिसमें एक एग्जांपल हमने थाइमस भी लिया था। अब होता यह है कि थाइमस जाने के बाद टी सेल्स का जो अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और जब टी सेल्स का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है तो जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी इंसान होता है, उसकी इन्फेक्शन से ससेप्टेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो उस इन्फेक्शन के जल्दी प्रो हो जाता है, जल्दी उसको इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। क्योंकि थाइमस का साइज डिक्रीज हो रहा है तो टी सेल्स का फॉर्मेशन कम हो रहा है, और टी सेल्स का फॉर्मेशन कम हो रहा है तो वो इंसान इन्फेक्शन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है, मतलब जल्दी उसको इन्फेक्शन क्या कर रहे हैं, कैचअप कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, लिम्फर टिश्यू भी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के कुछ एग्जाम्पल थे। और फिजियोलॉजिकल एट्रोफी क्यों होती है मैंने इसके रीजन बता दिए थे आपको, या तो वर्कलोड कम हो गया है, या क्या हो गया, वर्कलोड कम हो गया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको जो आपके समझ में आएगा, जब आप जिम करना छोड़ देते हैं, जब आप जिम करना छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जो डोले सोले हैं वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। क्यों, क्योंकि आपने वो जो मसल्स थी अब उन पे वर्कलोड डिक्रीज हो गया, अब उन पे वर्कलोड नहीं रहा, और जब लंबे टाइम तक उन पे वर्कलोड नहीं रहा तो वो उनके अंदर क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। तो जो आपके डोले सोले में जो स्केलेटल मसल्स थी उनका जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज वर्कलोड, क्योंकि अब आप जिम नहीं जा रहे हैं। तो एक तो मैंने रीजन फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का ये होता है कि डिक्रीज वर्कलोड, कि आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, डिसयूज मतलब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से। दूसरा होता है कि नेचुरल एजिंग, उम्र के साथ साथ बॉडी डेवलपमेंट की वजह से बॉडी डेवलपमेंट में जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे
वो हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रही है, किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का साइज डिक्रीज हो रहा है। तो दिस वर द कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करूं कि तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इस ठीक है साइज डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो मैंने बताया था साइज डिक्रीज होने का मतलब ये है कि सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है अल्टीमेटली, या फिर सेल के जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सेल के अंदर बनने वाली जो प्रोटीन्स है या उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनली हैं उन सबकी सिंथेसिस कम हो रही है। ठीक है, अब इनकी सिंथेसिस कम हो रही है यानी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, क्यों हो गई है, क्योंकि सेल के ऊपर वर्कलोड कम हो गया। तो सेल का साइज डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन कम बन रही है, और प्रोटीन कम इसलिए बन रही है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसलिए कम हो गई है क्योंकि उस सेल पर वर्कलोड कम हो गया। तो सिंथेसिस तो कम हो जाता है लेकिन जो ब्रेक डाउन है वो इंक्रीज कर जाता है। अब ब्रेक डाउन इंक्रीज करने के 2 रीजन हो सकते हैं, और ब्रेक डाउन इंक्रीज करने के 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो उसको जो इन सफिशिएंट अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई चाहिए थी या तो वो नहीं मिल रही इसलिए ब्रेक डाउन ज्यादा हो रहा है, या फिर जो उसका जो आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, डिसयूज, यानी आप उस सेल का या उस ऑर्गन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ड्यू टू रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोटीन का ब्रेकडाउन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मैकेनिज्म क्या है, सेल का साइज इंक्रीज डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि सिंथेसिस कम हो रही है प्रोटीन की और ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन जिस पाथवे से होता है उसको हम बोलते हैं यूबिक्विटॉन प्रोटीएज पाथवे। इस पाथवे को फॉलो करके प्रोटीन के ब्रेकडाउन जो होते हैं वो मतलब होते हैं एट्रोफी के अंदर, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के अंदर। अच्छा, आउटकम क्या निकलता है इस एट्रोफी का, इस एट्रोफी का आउटकम क्या निकलता है, तो आउटकम ये निकलता है कि आप अगर कुछ टाइम बाद अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर देते हैं तो ठीक है, वापस सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। यानी जैसे मान लीजिए आपने कुछ टाइम के लिए जिम छोड़ी और फिर आपने कुछ टाइम के बाद जिम को रिज्वाइन कर लिया, तो जब आप जिम को रिज्वाइन कर लेंगे तो फिर वापस आपके डोले सोले आ जाएंगे। या फिर आप किसी भी ऑर्गन का कम इस्तेमाल कर रहे थे तो वो क्या होने लगा, डिजनरेट करने लगा, उसके अंदर एट्रोफी स्टार्ट हो गई। लेकिन मान लीजिए आपने वो एक्टिविटी दोबारा शुरू कर दी, आपने उस ऑर्गन का यूज करना दोबारा स्टार्ट कर दिया, तो जब आप उसको एक्टिविटी को आप रिज्यूम कर देंगे तो आप वापस आपकी जो सेल्स थी उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा और वापस आपके उस ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा बॉडी मसल के केस में कि आप वापस जिम स्टार्ट कर दीजिए, वापस अपनी मसल्स को काम दीजिए, मसल्स क्या करेंगी, वापस से रिजनरेट करेंगी। ये क्या है, इसका आउटकम है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के बारे में। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी के बारे में। तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी के बारे में मैंने आपको बताया था कि पैथोलॉजिकल एट्रोफी क्या है कि अगर आपके किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का साइज डिक्रीज कर रहा है, लेकिन क्यों डिक्रीज कर रहा है, किसी डिसीज की वजह से, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से, या फिर किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन या फिर किसी भी बैक्टीरिया वायरस या कोई भी डिसीज है, ठीक है, किसी भी डिसीज की वजह से या इंजरी की वजह से, या आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो एबनॉर्मल है, आपकी बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजी परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसकी वजह से। ठीक है, ये इन कॉज थे किसके, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के। अच्छा, इसके एग्जांपल लेते हैं। तो इसका पहला जो एग्जांपल है वो है इस्केमिया। क्या है, इस्केमिया। अब देखो इस्केमिया में क्या होता है, ये तो बहुत डार्क हो गया, लाइट ले लेते हैं कुछ, एक मिनट, लाइक दिस। इस्केमिया इसका एक एग्जांपल है। इस्केमिया में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन पर, किसी भी ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई होती है वो रिड्यूस कर दी जाती है। मान लो ये कोई ऑर्गन है और इस ऑर्गन को हमने जो ब्लड सप्लाई दे रहे थे वो क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। अब आप ब्लड सप्लाई रिड्यूस कर रहे हैं, आपको पता है जितना भी फूड होता है, जितनी भी गैसेस होती हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, उन सबकी सप्लाई किसके थ्रू होती है, ब्लड के थ्रू होती है। तो इस ऑर्गन पे जाने वाली ब्लड सप्लाई अगर रिड्यूस कर दी आपने, तो यानी इस ऑर्गन को पहुंचने वाला जो फूड था, गैसेस थे, न्यूट्रिएंट्स थे, हार्मोन्स थे, वो सब डिक्रीज कर गए। तो ब्लड सप्लाई कम करने की वजह से उस ऑर्गन के अंदर डैमेज स्टार्ट हो जाता है और उस ऑर्गन के अंदर क्या हो जाती है, एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। उस ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं वो मरने स्टार्ट कर जाती हैं, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती हैं, और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उस सेल का जो साइज होता है वो भी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इस्केमिया की वजह से, रिड्यूस ब्लड सप्लाई की वजह से एट्रोफी होती है। ठीक है, ऑर्गन या टिश्यू का साइज डिक्रीज करता है। लेकिन जब यही काम किसके अंदर होता है, ब्रेन के अंदर होता है। किसके अंदर, ब्रेन के अंदर होता है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि ये मान लीजिए कोई ब्लड वेजल थी जो क्या कर रही थी, सप्लाई कर रही थी, मतलब ब्लड सप्लाई कर रही थी, और मान लीजिए इसकी जो बाउंड्रीज थी इन पे कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह है कुछ जमा हो गया, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम हो गई, इंटरप्टेड हो गई। तो एरिया जो था वो कम हो गई, यानी नैरो हो गया। ठीक है, तो अब ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, कम ब्लड सप्लाई हो रही है। क्या हो रही है,
कम ब्लड सप्लाई हो रही है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जब हो जाता है ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन को जब सप्लाई कम हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं सेनाइल एट्रोफी। क्या बोलते हैं? सेनाइल एट्रोफी बोलते हैं। इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप जो ये ब्रेन देख रहे हैं ये आपका नॉर्मल ब्रेन है। क्या है? नॉर्मल ब्रेन है, ठीक है। और ये वाला जो आपका ब्रेन है इसमें क्या कर दिया है, इसमें एट्रोफी हुई है। और एट्रोफी क्यों हुई है? क्योंकि इस ब्रेन को क्या हुई है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस कर दी है। ब्लड सप्लाई क्या कर दी है? रिड्यूस कर दी है। इस्केमिया हुआ है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। जब इसके अंदर इस्केमिया अब होता है तो आप देख रहे होंगे इन दोनों ब्रेन साइज में, तो इसका जो साइज है वो कम है। और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो आपकी गायरी होती हैं, ये जो गायरी होती हैं, गायरी मतलब जो इस तरीके का पार्ट होता है उभार वाला, ठीक है। ये जो गायरी वाला पार्ट होता है ये नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है? ये नैरो हो जाता है। ये क्या होता है? नैरो हो जाता है। और इसके बीच में जो सल्कस थे, मतलब आप यहां देख रहे होंगे गैपिंग जो है, ये जो सल्कस है, ये जो सल्कस है, ये जो सल्कस है, ठीक है, ये ज्यादा गहरी नहीं है, मतलब ज्यादा डीप नहीं है। लेकिन अगर एट्रोफी होती है तो ये जो सल्कस है ये वाइड हो जाती है। ये जो सल्कस है, ये जो गड्ढे हैं, ये जो गड्ढे थे, ये वाले ये जो गड्ढे थे, ये कैसे हो जाते हैं? वाइड हो जाते हैं अगर एट्रोफी हो जाती है। तो इस एट्रोफी को हम बोलते हैं सेनाइल एट्रोफी, ठीक है। किसकी वजह से हो जाती है? ब्रेन में अगर आप ब्लड सप्लाई क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो ऐसा देखने को मिलता है। जो आपकी गायरी होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और आपके जो सल्कस होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, और ओवरऑल ब्रेन का जो साइज होता है वो क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। चलिए, एक तो ये रीजन था इस्केमिया। दूसरा था अगर आप नर्व सप्लाई रिड्यूस कर दें, मतलब आप किसी ऑर्गन को नर्व सप्लाई अगर रिड्यूस कर दें, तो इसको हम बोलते हैं डीनर्वेशन एट्रोफी। यानी नर्व सप्लाई रिड्यूस करने की वजह से अगर किसी ऑर्गन या टिश्यू का साइज डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम डीनर्वेशन एट्रोफी बोलते हैं। ये ज्यादातर आपको मसल्स में देखने को मिलती है। जो आपकी जो मसल्स होती हैं उनमें नर्व सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है मसल्स के डेवलपमेंट में। तो अगर मान लीजिए आप मसल्स में नर्व सप्लाई रिड्यूस कर देंगे तो उसकी वजह से डीनर्वेशन एट्रोफी हो जाएगी। जो मसल का फाइबर्स का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ओवरऑल मसल का साइज डिक्रीज कर जाएगा और फंक्शन लेस भी हो जाएगी। ऐसा आपको देखने में मिल जाएगा पोलियो में। किसमें? पोलियो में। पोलियो में आपने देखा होगा हाथ पैर जो हो जाते हैं वो एकदम बिल्कुल थिन हो जाते हैं और उन पर कंट्रोल नहीं रहती, वो कंट्रोल नहीं रहती बॉडी की उनकी मूवमेंट्स के लिए। तो ये किसकी वजह से है? डिक्रीज नर्व सप्लाई की वजह से, जिसको हम बोल रहे हैं डीनर्वेशन एट्रोफी। तीसरा जो रीजन है वो है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी प्रॉपर अगर फूड की सप्लाई नहीं हो रही है, किसी भी ऑर्गन को जो न्यूट्रिशन चाहिए अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? उस ऑर्गन के अंदर क्या हो जाएगी? एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कोई भी सेल है या फिर कोई भी ऑर्गन है या फिर टिश्यू है, इसको क्या चाहिए? फूड तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप प्रोटीन की, कैलोरी की अगर आप प्रॉपर सप्लाई नहीं देंगे तो सेल का क्या करेगा? साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से पूरे ऑर्गन या टिश्यू का भी साइज डिक्रीज करेगा। होता क्या है, इसका जो मोस्ट फेवरेट एग्जांपल है वो आप मसल एट्रोफी। क्या एग्जांपल है? मसल एट्रोफी। मसल्स का जो है वो साइज डिक्रीज करने लगता है। मतलब अगर आप खाओ पियो नहीं बहुत टाइम तक तो आप देखते हो आप कमजोर हो जाते हो। वो कमजोर क्यों हो रहे हो? जब एक लंबे टाइम तक स्टारवेशन चलता है, मतलब आप एक लंबे टाइम तक भूखा रहते हैं, तो सबसे पहले आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन चलता है। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया आपकी बॉडी का तो फिर फैट पे काम चलेगा। फैट भी खत्म हो गया तो फिर काम चलेगा आपकी बॉडी की प्रोटीन्स पे। यानी अब आपकी जो स्केलेटल मसल्स है, आपकी बॉडी सॉडी के जो डोलेसोल है, उनकी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को इस्तेमाल करने लग जाएगी बॉडी। उस प्रोटीन को बॉडी इस्तेमाल करने लग जाएगी और उसकी वजह से मसल एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। उस प्रोटीन को एज अ फूड इस्तेमाल करेगी तो आपकी मसल्स जो हो जाएंगी वो थिन हो जाएंगी और आपके अंदर क्या हो जाएगी? एट्रोफी हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल है जिसका नाम है कैचेक्सिया। कैचेक्सिया में क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब इंसान को भूख नहीं लगती। अब बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है ना, भले तुम्हें भूख नहीं लग रही है, वो तुम्हारा मन है, तुमको भूख नहीं लग रही है या अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है इस कैचेक्सिया डिसीज की वजह से कि आपको भूख नहीं है, लेकिन बॉडी को अपना फंक्शन करने के लिए, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उनको तो करने के लिए उसको तो एनर्जी चाहिए, तो वो तो पूरा करेगी। तो वो क्या करेगी? इस प्रोटीन को इस्तेमाल करेगी और आपकी जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी? थिन हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स थे, टिश्यूज थे, उनके अंदर की जो प्रोटीन होगी वो इस्तेमाल होगी और वो ऑर्गन जो टिश्यूज थे उनका साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जो नेक्स्ट रीजन है वो है प्रेशर की वजह से। आप सोच रहे होंगे प्रेशर की वजह से कैसे हो सकता है, तो वो समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कोई स्किन थी, मान लीजिए नॉर्मल स्किन थी। अब यहाँ पे आपको कोई भी बिनाइन ट्यूमर हो गया, कोई भी ट्यूमर हो गया, कोई भी बड़ा फोड़ा समझिए, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको क्या हो गया? ट्यूमर हो गया। ये बिनाइन ट्यूमर है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा बहुत बड़ा फोड़ा गया। तो इस ट्यूमर की वजह से जो आपकी स्किन पे ये बड़ा सा ट्यूमर हुआ है, तो ये ट्यूमर क्या कर रहा होगा? अपने नीचे वाले जो टिश्यू हैं, इस ट्यूमर के जो नीचे वाले जो टिश्यू हैं, इनको बहुत लंबे टाइम तक प्रेस करके रखेगा। ये जो नीचे वाला जो टिश्यू है, इस ट्यूमर के नीचे वाला जो टिश्यू है, इस पे क्या कर रहा होगा? ये एक लॉन्ग टाइम से क्या लगा रहा होगा? प्रेशर लगा रहा होगा।
तो टिश्यू कंप्रेशन आ रहा होगा फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा, अब इस टिश्यू में कंप्रेशन आ रहा है बहुत लंबी टाइम से। अच्छा, अब इस टिश्यू में क्या हो रहा होगा, ब्लड सप्लाई भी हो रही होगी, इस टिश्यू से क्या हो रही होगी, ब्लड सप्लाई हो रही होगी। तो इस प्रेशर की वजह से जो जो ब्लड सप्लाई है ये कंप्रेस हो रही होगी, क्या हो रही होगी, कंप्रेस हो रही होगी। तो इस कंप्रेशन की वजह से इस टिश्यू को प्रॉपर फूड और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो जिसकी वजह से इस बिनाइन ट्यूमर के नीचे वाला जो ऑर्गन होगा, मतलब जो भी टिश्यू होगा इस ट्यूमर के नीचे वाला, इसके अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, हो जाएगी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेनली इसका रीजन ये देखा गया है कि ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इसके इस ऑर्गन पे जो ब्लड सप्लाई थी वो रिड्यूस हो जाती है, यानी इस्कीमिया हो जाता है। और इसकी वजह से ये जो पार्ट था बिनाइन ट्यूमर के नीचे वाला पार्ट या इसके सराउंडिंग वाला पार्ट वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था प्रेशर की वजह से। दूसरा होता है कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड के सही से फंक्शन ना करने की वजह से आपके ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो हाइपोथैलेमस है उससे कुछ रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, जैसे TRH, CRH, GnRH। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर निकलते हैं ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो किस पे वर्क करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे। इससे निकलता है फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, वो किस पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे। और निकलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किस पे एक्ट करते हैं, आपके गोनेड्स पे एक्ट करते हैं। तो ये हार्मोन्स जब इन ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं तो इन ऑर्गन का जो साइज है वो मेंटेन रहता है। आप कहते हैं साइज क्या रहता है इनका, मेंटेन रहता है। जब ये हार्मोन इन ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं तो इन ऑर्गन के साइज को मेंटेन करते हैं और इन ऑर्गन के फंक्शंस को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, मेंटेन करते हैं। मान लीजिए आपकी इस एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई डिसीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है। तो अगर ये एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी वर्क नहीं करती है तो उससे फिर ये ACTH, TSH और LH एंड FHS का सिक्रेशन भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इन ग्लैंड्स का, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और गोनेड्स, इनका जो साइज मेंटेन नहीं हो पाता है और इनके अंदर क्या हो जाती है, एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जांपल्स ऑफ पैथोलॉजिकल एट्रोफी। अब पैथोलॉजिकल एट्रोफी है तो कोई भी एट्रोफी हो उसका एक फंडामेंटल जो होता है वो सेम होता है, फंडामेंटल मैकेनिज्म सेम रहता है। क्या हो रहा है, सेल का साइज डिक्रीज कर रहा है या फिर सेल का नंबर डिक्रीज कर रहा है। फंडामेंटल तो यही है, और कॉमन रीजन भी वही है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो डाउन है और डिग्रेडेशन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो कोई भी जो मैकेनिज्म है इस एट्रोफी के बिहाइंड जो मैकेनिज्म है वो तो यही है ना कि सेल का साइज और सेल का नंबर डिक्रीज कर रहा है, और बेस मैकेनिज्म यही है कि प्रोटीन बन कम रही है, डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली थी उनका अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एट्रोफिक मसल्स। जिन मसल्स में एट्रोफी हो जाती है उनके अंदर अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफिलामेंट्स या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आप नंबर देखेंगे तो वो नॉर्मल सेल से कम पाया जाता है। ठीक है, आउटकम क्या निकलेगा, एट्रोफी का आउटकम क्या निकलता है, एट्रोफी का आउटकम ये निकलता है कि सेल का साइज और सेल का नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो वो जो ऑर्गन होगा उसका भी साइज क्या करेगा, ऑर्गन होगा या टिश्यू जो होगा उसका भी साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट सेल में डेथ नहीं होती। एट्रोफी में क्या होता है, साइज का डिक्रीज होता है, मतलब सेल साइज में डिक्रीज कर जाती है बट सेल डेथ नहीं होती। बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एट्रोफी को सस्टेन कर दिया जाए, यानी बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखा जाए, तो फिर ये किसको लीड कर देता है, सेल डेथ को लीड कर देता है। अब मान लीजिए अगर किसी भी सेल को फूड की सप्लाई आपने रोक दी है तो पहले तो वही करेगी, सेल अपना साइज डिक्रीज कर लेगी। साइज डिक्रीज करने से उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होगी वो कम हो जाएगी। बट कब तक सहेगी वो चीज को, आप किसी को खाना नहीं दे रहे, 1 दिन नहीं दे रहे, 2 दिन नहीं दे रहे, 3 दिन नहीं दे रहे, वो सर्वाइव कर लेगा। बट आप महीनों तक नहीं दे रहे तो अल्टीमेटली उसकी सेल डेथ होगी। तो उसी तरीके से जब आप किसी भी ऑर्गन या सेल का अगर आप फूड सप्लाई रोक देते हैं तो पहले वो अपने साइज को डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करने से उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म था वो भी कम हो जाता है, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म कब तक कम करेगा, तो एक टाइम ऐसा आता है अगर आप इसी चीज को लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो फिर क्या होती है, अल्टीमेटली सेल डेथ होती है। जब आप इसको बहुत लंबी टाइम तक क्या करते हैं, सस्टेन करके रखते हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि ऑर्गन और टिश्यू का साइज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है।